साबिक मरकजी वजीर और जेडीयू के साबिक सदर शरद यादव का इंतकाल हो गया है। 75 साल की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। शरद यादव कई सरकारों में मरकजी वजीर रह चुके हैं और 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल की तश्कील दी थी। 2020 में उन्होंने लालू यादव की पार्टी राजद के साथ इत्तेहाद किया। दिल्ली के छतरपुर वाक़े उनकी रिहाइशगाह में उनके चाहने वालों की भीड़ दिखाई दी। पूरे मुल्क समेत कई सियासी लीडरान ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। पीएम मोदी ने ट्वीट पर शरद यादव को खराज अकीदत पेश की। उनके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई सियासी लीडरान ने उन्हें याद किया। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी वहाँ पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे तो मैंने उनको देखा चलते हुए। तो मैंने कहा, शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले 2 घंटे का रास्ता था। मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण देने के मामले में, विचारों को रखने के मामले में। लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, सभी लोगों को एकजुट रह करके चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानियों को हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की जरूरत है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को डबल तोहफा दिया है। एक तरफ गंगा घाट पर आलीशान टेंट सिटी का वर्चुअली इफ्तिताह किया, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच सबसे लंबी रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर एस सोनोवाल, यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इनके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा वर्चुअली इवेंट में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगा विलास क्रूज गंगा के अभियान को नई ताकत देगा। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था। इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। दिसंबर 2021 में दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच केस में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी जाहिर की है। केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट बरस पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर सवालों की झड़ी लगा दी। दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर कड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी और इसके 5 महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। अदालत ने दिल्ली पुलिस से तल्ख लहजे में सवाल किया है कि एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची है। मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कितने लोगों से पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले दिल्ली के सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली सरकार के जरिए एजाज से सरफराज किया गया, जिन्होंने खेलों में मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इस दौरान प्रोग्राम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने बयान देते हुए कहा कि 2% आबादी वाली दिल्ली की खिलाड़ियों ने 10% से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। आज बहुत गर्व का दिन है कि हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने दिल्ली का नहीं, देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। मैं तो ये कहूँगा कि हम इन्हें सम्मानित नहीं कर रहे, ये हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हमें गर्व है इनके ऊपर, पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है। और एक एक खिलाड़ी जब खेल की दुनिया में मेडल जीत के लाता है तो उसके पीछे कई लोगों का संघर्ष होता है। उनके परिवार का संघर्ष होता है, उनके कोचेज़ का संघर्ष होता है, उनके साथियों का संघर्ष होता है। आज मैं इन खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जिन जिन लोगों ने इनकी ज़िंदगी में संघर्ष किया उन सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे दिल्ली जो है वो खेल के क्षेत्र में देश के नक्शे पे आने लगी है। मैं अभी देख रहा था कि हम लोगों को कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को 61 मेडल मिले और 61 मेडल्स में से 7 मेडल दिल्ली को मिले। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है, तो 130 करोड़ में से 2 करोड़ का मतलब 2% से भी कम पॉपुलेशन दिल्ली में रहती है, लेकिन हम 10% से ज़्यादा मेडल लेके आए देश के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये दिल्ली
कि जो मेडल संख्या है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी और पूरे देश में, और हम देश का नाम और ज़्यादा रोशन कर सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लगभग 30 टीचरों के फिनलैंड दौरे ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच एक नया टकराव खड़ा कर दिया है। इस स्कीम पर एलजी ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर जमकर निशाना साधा। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने इतने भारी बहुमत से सरकार बनाई है अपनी, और वो सरकार एकमात्र सरकार है जो टीचर्स को भेज रही है। मंत्री घूमते रहते हैं, अफसर घूमते रहते हैं। पहली ऐसी सरकार है देश के इतिहास में जो टीचर्स को विदेशों में दुनिया की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग पे भेज रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट उसके पास उसने नाजायज कब्जे से कर रखा है, तो उसकी फाइल पे रख के 30 टीचर्स तो दिसंबर में जाने थे, वो नहीं जाने दिए। अब अगले 30 मार्च में जाने, वो भी नहीं जाने देंगे। तो सारे स्कूल बंद ही कर दो ना फिर, अगर अच्छी शिक्षा देनी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप बीजेपी के हर षड्यंत्र में साथ देते हैं, आप बीजेपी का इस षड्यंत्र में साथ मत दीजिए कि दिल्ली की एजुकेशन को बर्बाद करना है। आपने हमेशा एलजी ऑफिस का दुरुपयोग किया है, आपने असंवैधानिक रूप से हर काम में अड़चन अड़ाई है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो काम है शिक्षा का, ये बहुत पवित्र काम है, इसमें मत टांग अड़ाइए। यही मैं कहना चाहता हूं। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि आप पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार कर दिया है। करप्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार किया। सीसीटीवी प्रोजेक्ट जो लगातार सवाल उठ रहा है क्यों लेट हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा है पूरा। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में देरी के कारण 16 करोड़ की पेनल्टी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर के 16 करोड़ की पेनल्टी माफ कर दी, वेव ऑफ कर दी। ये बात मीडिया में भी रिपोर्ट हो गई है, आज मीडिया रिपोर्ट्स भी है। ऐसे ही करप्शन के कारण दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं और दिल्ली को भयानक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार। कैसे हाथों में दिल्ली चली गई है, आज दिल्ली भी विचार करे और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। मैं आज इस मुद्दे पे माननीय एलजी महोदय को चिट्ठी लिखूंगा और इसकी पूरी सूक्ष्म जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने वजीर दाखिला अमित शाह के अहिंसा वाले बयान को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इतिहास को फिर एक बार तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है, बनाया जाता है। और हमारे देश के महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने इतिहास बनाने में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई भी भाजपाई और संगी उसके आसपास नहीं फटक सकता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आज एक बात पूछनी और जवाब मिलना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस देश को आजादी अहिंसा के रास्ते से मात्र नहीं मिली। तो मोदी जी, सवाल आपसे है कि क्या आप महात्मा गांधी को, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी थे, क्या आप महात्मा गांधी को आजादी के तमाम महानायकों में से एक मानते हैं, या आप उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता मानते हैं, जो उनको बोस ने कहकर बुलाया, और आजादी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्योंकि अहिंसा, शांति और सत्य का पाठ तो महात्मा ने न सिर्फ हमें पढ़ाया, पर उनसे प्रेरित होकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अन्याय के खिलाफ शिद्दत से लड़ाई लड़ी और जीती। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, मैंने पहले भी कहा है। आप गांधी को यहां पर जरूर कुछ कह दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आपको शीश तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, क्योंकि वैधता तो आपको तभी मिलती है। तो जब आप लाल किले के साउंड एंड लाइट शो में गांधी को एक लाइन में सीमित कर देते हैं या नेहरू को विलुप्त कर देते हैं, तो इससे ना नेहरू छोटे होते हैं, ना गांधी का कद खत्म होता है। इससे आपकी छोटी और तुच्छ सोच का और छोटे मन का पता जरूर चलता है। गांधी वो हैं जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि हाड़ और मांस का ऐसा एक पुतला कभी इस धरती पर विचरता था,
आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी। लेकिन अमित शाह जी, जब आप महात्मा गांधी की उपलब्धि को, उनकी अहिंसा को कम आंकते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? यह बात आपके आका मोदी जी को बतानी पड़ेगी। और एक बात और पूछना चाहती हूं, कब तक महापुरुषों को लड़ाकर अपनी दुकान चलाते रहिएगा? इतिहास में महापुरुष लड़ नहीं रहे थे, इतिहास में महापुरुष एक साथ खड़े थे।